श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः। समास प्रकरणम कक्षा संख्या 44 को आज हम पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास का आरंभ हो गया है। गत कक्षा मैंने आपको भूमिका के रूप में तैयार करके दे दी थी। अब आपको जो बहुव्रीहि समास होगा वो आराम से समझ में आ जाएगा। पीछे की कक्षा यदि आपने देखी है और देखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और मित्रों, कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी पाठक महानुभाव इस ज्ञान की ज्योति से अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया के और भी करोड़ों लोग इस ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हों और ये ज्ञान यज्ञ हजारों वर्ष तक निरंतर अबाध रूप से चलता रहे, तो मित्रों आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप निरंतर देववाणी संस्कृतम को अपना आर्थिक सहयोग देते रहें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास भगवान ने जितना भी सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य में से थोड़ा सा भाग संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए प्रति माह देते रहें। आप ये विचार ना करें कि मैं पढ़ रहा हूं इस अभियान से अथवा नहीं पढ़ रहा हूं। आप मात्र और मात्र इतना ध्यान रखें कि यह ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। इस ज्ञान के यज्ञ में मैं अपनी आहुति डालता हूं तो मुझे इसका पुण्य मिलेगा। संस्कृत माता जन जन की माता बनेगी। महर्षि पाणिनि के व्याकरण की जो गहराइयां हैं उनको लोग समझ सकेंगे। संस्कृत भाषा की व्याकरण कितना उत्कृष्ट व्याकरण है वो जानते हैं। तो मित्रों आइएगा, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना सहयोग प्रति माह मासिक सदस्य बन करके भेजते रहें। ये अकाउंट नंबर दिया गया है आपको, ठीक है, और यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपके लिए स्कैन कोड भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ से आप वीडियो से स्कैन करके भी अपना सहयोग प्रति माह हमें देते रहें। अन्यों से भी सहयोग कराएं। आपका जो भी सहयोग आता है हम संस्कृत माता की सेवा में ही उसको लगाते हैं, अन्य किसी कार्य में नहीं लगाते। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको बहुव्रीहि समास की भूमिका पढ़ाई थी मुख्य रूप से, और
ये सूत्र भी पढ़ा दिया था, शेषो बहुव्रीहि। ठीक है, सरल सूत्र है, शेष में बहुव्रीहि समास होता है, ऐसे जानना चाहिए। चलिएगा अब आगे हम इसके आगे का जो सूत्र है उसको पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। अनेकमन्य पदार्थे 2-2-2-4 माने 24, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 24वां सूत्र है। पदच्छेद अनेकम प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम, अन्य पदार्थे सप्तमी विभक्ति ही एकवचनम। पदद्वयम वर्तते, दो पद हैं। समासः न एकम अनेकम, जो एक नहीं है वो अनेक हो गया, अर्थात एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, कम नहीं अधिक की बात करें। नहीं तो आप कहें कि जो एक नहीं है वो अनेक है, आधा आधा, यहाँ आधा नहीं लिया जाएगा। माने न एकम अनेकम का अर्थ हो गया एक से अधिक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पर एक से अधिक होने चाहिए, उसको कहा जा रहा अनेकम। चलिएगा, ये आपका समास हो गया है, नहीं तत्पुरुषः समास, सरल समास है। ठीक है, अब अन्य पदार्थ में समास कर लेते हैं। अन्य चादः पदम अन्य पदम, तस्य अर्थः अन्य पदार्थः, तस्मिन् अन्य पदार्थे कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। अन्यत् च अधः पदम अन्य पदम, माने वही अन्य है वही पद है, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया, ये समानाधिकरण है। और फिर तस्य अर्थ, अर्थ के साथ में उसका षष्ठी समास हो गया, उस अन्य पद का अर्थ, तस्मिन् अन्य पदार्थ। अनुवृत्ति इसमें आती है बहुव्रीहि विभाषा सुप समासः, इन पदों की अनुवृत्ति आती है। चलिएगा, अर्थः अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम, अनेकम का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक से अधिक, एक से अधिक, 2 3 जो भी सुबंत पद हैं, शब्द हैं, यदि वो अन्य पदार्थ माने अपने से छोड़कर, अपने अर्थ को छोड़कर के किसी तीसरे अर्थ, मान तीसरे माना जो अलग, अपने से भिन्न अर्थ में यदि वर्तमान हो रहे हैं, भिन्न अर्थ को कहने के लिए तैयार हैं, तो क्या है? परस्परम माने आपस में उनका क्या हो जाता है? विकल्प से समास हो जाता है। और बहुव्रीहिश्च समासो भवति, और उसका नाम क्या बोलते हैं? वह बहुव्रीहि समास होता। ऊपर वाला सूत्र कैसा था? अधिकार सूत्र। ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र, ये विधान कर, ठीक है। और ऊपर वाला अधिकार और संज्ञा सूत्र भी था, संज्ञा भी की गई थी उससे, संज्ञा सूत्र भी था, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स प्राप्तोदको ग्रामः। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम माने प्राप्त हो गया है जल, यम ग्रामम जिस गांव को, माने जिस गांव को पहुंच गया है, माने जिस गांव में पानी पहुंच गया है, वह ग्राम कैसा कहा जाता है? सब प्राप्तोदकः ग्रामः। अब यहां पर यह समास हो गया प्राप्तोदकः, तो ये किसको कह रहा है? गांव को कह रहा है। अब पानी को नहीं कह रहा, ना प्राप्त को कह रहा। पानी प्राप्त हो गया है जिस गांव में, तो वो क्या हो गया? प्राप्तोदकः ग्रामः। अन्य पदार्थ में आ गया।
तो इसमें बिल्कुल सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। क्या करेंगे आप, में आप ऐसा कर लीजिएगा, प्राप्त सु उदक सु अनेक मन्य पदार्थ थे, समास हो गया, समास होकर के इनका लुक हो गया, और यहाँ प्राप्त और उदक में आदगुणा लग करके प्राप्त उदक बन गया, और पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके रुत विसर्ग करके क्या बन जाएगा, प्राप्तोदक। ठीक है। अब ये शब्द क्या है, अन्य शब्द का विशेषण बन गया, जिसको भी कहेगा उसका विशेषण है। यहां किसको कह रहा है, ग्राम को ग्राम, किसको कह रहा है, ग्राम को ग्राम। तो ये प्राप्तोदक ग्राम, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ये भी पुल्लिंग एक वचन आ गया प्रथमा व्यक्ति में। अब इसके रूप ऐसे चलेंगे। ठीक है। यदि इसमें द्वितीय आ जाएगी, एक वचन आ जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। कैसे कहते हैं, अहम प्राप्तोदकम ग्रामम गच्छामि। ठीक है। अब देखिए, अहम प्राप्तोदकम ग्रामम गच्छामि, मैं पानी प्राप्त हो गया है जिस गांव को, उस गांव को जा रहा हूं, ये अर्थ निकल के आ रहा है। अब ये क्या बन गया, क्रम बन गया ग्राम, तो इसमें द्वितीय हो गई, इसमें भी द्वितीय हो गई। ठीक है। तो विशेषण विशेष्य के अनुसार ही इसका वचन विभक्ति लिंग आदि सब कुछ होगा। इन शब्दों का जो बहुब्री समास करेंगे, ठीक है, विशेष्य के अनुसार होगा। ठीक, चलिएगा, ये तो प्राप्तोदक हो गया। ये आगे है आपका ऊढ़ो रथो ये न सा ऊढ़ रथो नड्वान। इसका है ऊढ़ा रथा ये न, माने ऊढ़ा माने ढोया गया है, मान ले जाया गया है, रथ जिस बैल के द्वारा, अनड्वान माने बैल, बैल के द्वारा, वह बैल क्या कहा जाता, ऊढ़ा रथा, संधि हो गई है तो ऊढ़ा रथो नड्वान। ठीक है, संधि हो गई हर्षिच और एक पदांत लग गया, तो ऊढ़ रथा बन जाएगा, तो ऊढ़ सु रथ सु समास हो जाएगा, और ये नड्वान पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग का स्वादित्पत्ति होकर के विसर्ग होकर के ऊढ़ रथा बन गया। तो यहाँ जिसके द्वारा, ठीक है, देखिए यम यहां पर जो बाद में लगाएंगे, जिसका ये विशेषण बनेगा उसको विग्रह में हम दिखाएंगे, तो उसमें ये ध्यान रखेंगे द्वितीय का प्रयोग हो सकता है, तृतीया का प्रयोग हो सकता है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का प्रयोग हो सकता है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, या यम यत का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सबका हो सकता है, परंतु प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रथमा विभक्ति बहुब्री समास में जब आप किसी अन्य पदार्थ को बताएंगे तो उसको सूचित करने के लिए लौकिक विग्रह करते समय प्रथमा विभक्त्यंत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप, नहीं तो अन्य पदार्थ आएगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये द्वितीय आदि अन्य विभक्तियों का सभी लिंगों में हो सकता है। ठीक है, तो उपहृता पशु यस्मै सा उपहृता पशु, ठीक है, जिसके लिए माने भेंट किया गया, उपहृता माने भेंट किया गया है पशु, जिसके लिए वह क्या कहलाता है, उपहृता पशु हो। ये चतुर्थी आ गई एक वचन, तो उपहृत सु पशु सु और समास हो गया, लुक हो गया, फिर स्वादि उत्पत्ति करके कि है पुल्लिंग, उसके लिए स्वादि उत्पत्ति रुक्त विसर्ग होकर के उपहृत पशु बन गया, सामान्य है। चलिएगा, अब आगे आ जाइएगा उदाहरण। ठीक है,
आगे उदाहरण है, उद्धृत ओधनो ओदनो यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली। थाली का अर्थ होता है जो बटलोई, आज की भाषा में कहें तो कुकर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुकर। तो सा उद्धृत में माने चावल निकाल लिए गए हैं, चावलों को निकाल लिया गया है जिस बटलोई से है, वो बटलोई क्या कहलाती है? उद्धृतौदना। अब देखिए यहां पर ये क्या है? यस्याह, जिससे, पंचमी का है ये और स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्थाली स्त्रीलिंग है इसलिए यहां स्त्रीलिंग आ गया। हम जिसको कह रहे हैं उसको उसके लिंग वचन और विभक्ति के विभक्ति लिंग वचन के अनुसार ही हम यहां पर रखते हैं। ठीक है, यथ शब्द का रूप। तो उद्धृत ओदनोस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली, चावल निकाल लिए गए जिस बटलोई से वह बटलोई। अब आ जाइएगा इसका, आप इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। अब आपको लौकिक विग्रह तो आपको दिखा दिया, अलौकिक विग्रह आप कैसे करेंगे? उद्धृत सु ओदन सु। ठीक है, समास हो गया, अनेक मन पदार्थ थे, अनेक मन पदार्थ थे, समास हो गया। लुक आदि हो गया क्या, और यहाँ वृद्धि रेची लग गया, वृद्धि रेची लग गया तो संधि हो गई, आउ हो गया तो उद्धृतौदन ऐसा बन गया। अब क्या है, ये जो अन्य पदार्थ है इसका वो क्या है? थाली। वो क्या है? थाली। यह इसका अन्य पदार्थ क्या है? थाली। थाली का लिंग क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। तो अब हमें क्या है, ये समास होने के बाद ये तो सामान्य कह रहा है, अब ये स्त्रीलिंग का विशेषण बन रहा है तो इसमें जैसे स्त्रीलिंग प्रत्यय वैसे इसके अंदर भी स्त्रीलिंग प्रत्यय आना चाहिए। जो विशेष का अनुसार ही विशेषण का लिंग होता है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए कोई प्रत्यय नहीं आता, नपुंसक लिंग के लिए कोई अलग से प्रत्यय नहीं आता, परंतु स्त्रीलिंग को कहते हैं तब प्रत्यय आते हैं। तो इसलिए क्या है, अब ये स्त्री को कह रहा है तो स्त्रीलिंग में अब प्रत्यय लाना पड़ेगा। तो इसमें प्रत्यय क्या आएगा स्त्रीलिंग का? तो इसमें आएगा टाप प्रत्यय, अजाद्य तष्टाप। माने स्त्रीलिंग में जो ह्रस्व आकारांत शब्द होते हैं उनसे क्या प्रत्यय आता है? बोलो, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय आता है, सूत्र में आपको दिखा देता हूं, आइएगा। ये सूत्र है, ठीक है, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। ये क्या कहता है? अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अकारांतेभ्यश्च स्त्रियां टाप प्रत्ययो भवति। माने एक अजादि गण है, उन शब्दों से, प्रातिपदिकों से और अकारांत माने ह्रस्व अकारांत जो प्रातिपदिक हैं उनसे स्त्रियां माने स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी तो क्या प्रत्यय होता है? बोलो, टाप प्रत्यय होता है। टाप हो गई, ह्रस्व अकारांत है तो टाप प्रत्यय हो गया आपका, तो ये बन गया, देख लीजिए, टाप आ गया, टकी संज्ञा छुटू और हलंतम तस्लोपादर्शन लो आ बचा, और आ इसमें मिल गया आकाश सवर्ण दीर्घा लग करके उद्धृतौदना। अब स्वादि उत्पत्ति कर दीजिएगा, फिर दोबारा तापमान के ज्ञाप प्रातिपदिका तो अव्यसाठ सु आ जाएगा। अब इसको एक संज्ञा और फिर क्या है? हल ज्ञाभ्यो दीर्घा प्रिक्तम हल, तो क्या हो जाएगा? टाप से उत्तर सु का लुक लोप हो जाएगा, तो उद्धृतौदना बन गया। बस इसमें इतना विशेष है। अब आप इससे काफी समझ गए होंगे कि बहुव्रीहि समास होने पर उसका जो शब्द बनता है समस्त पद, उसका लिंग वचन विभक्ति हमें जिसका विशेषण है उसके अनुसार देखना होगा। स्पष्ट है, होना चाहिए स्पष्ट।
ये हो गया आपका। चलिए अब है चित्रा गावो यस्य स चित्रगोहो श्यामलगुः। दो उदाहरण है, ये उदाहरण पहले आ चुके हैं आपके, फिर मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, चित्रकबरी गाय है जिस ग्वाले की, उस ग्वाले को क्या कहते हैं बोलो, चित्रगुः। और शबलाः गावः यस्य गोपालस्य सः गोपालः शबलगुः। वही अर्थ है, शबलगुः का अर्थ चित्रकबरी है। सिद्धि आपको दिखा देता हूं। ये सूत्र केवल समास, आपको ये सूत्र कहां पर पढ़ाया था मैंने, बहुत दिन हो गए हैं। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 48वां सूत्र था, गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य, या स्मरण कीजिएगा, गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य। अब देखिए, चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, चित्रित गाय है जिसकी। तो अब इसका अलौकिक विग्रह चित्र जस गो जस, ठीक है। अनेक मन्य पदार्थ इसी सूत्र से समास हो गया, क्योंकि चित्र और गो शब्द किसको कह रहे हैं, ग्वाले को कह रहे हैं। अन्य पदार्थ में वर्तमान समास हो गया। समास होकर के कृतज्ञ समास सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुब्री समास में सभी पद कैसे होते हैं, उपसर्जन संज्ञक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या होते हैं, उपसर्ग, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो अनेकम अन्य पदार्थ, तो अनेकम पद है, या इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बहुब्री समास में सभी पद क्या होते हैं, उपसर्जन संज्ञक, तो सभी पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर अनेकम सूत्र में क्या पढ़ा है, इसको भी देख लीजिएगा। सूत्र में पढ़ा अनेकम, प्रथमा विभक्त्यंत ही पढ़ा हुआ है, और ये सारे पदों को कहता है, सभी पदों का वाचक यही है। और इसमें प्रथमा विभक्ति, तो इसकी क्या है, सभी की उपसर्जन संज्ञा होती है। तो उपसर्जन संज्ञा होती है, तो अब उपसर्जनम पूर्वम जो नियम है वो कैसे लगेगा भाई, सबकी उपसर्जन संज्ञा होने लगेगी, तो फिर नियम क्या करेगा, नियम कैसे लगाएंगे, नंबर से रखना पड़ेगा। सभी तो सबकी संज्ञा हो गई, पहले वो आ जाएगा, पहले वो आ जाएगा, फिर नंबर से, तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए एक सूत्र बनाया फिर महर्षि पाणिनि ने, यहां पर आप देखिएगा, ये बनाया, सप्तमी विशेषणे बाहुव्रीहि, बाहुव्रीहि समास में, बाहुव्रीहि समास में उपसर्जन संज्ञक को पूर्व में नहीं रखा जाता, ऐसा नियम नहीं है। ये जो उपसर्जनम पूर्व नियम है, ये नियम बाहुव्रीहि में नहीं लगता है। बाहुव्रीहि में कौन सा होता है, सप्तम्यंत पद को रखा जाता है, जो सप्तम्यंत पद होता है उसको पूर्व में रखा जाता है, अथवा विशेषण को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, विशेषण को। अब इससे क्या हुआ, यहां पर ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इसमें क्या है, ये गो तो गौ का विशेषण है, गाय कैसी गाय, चित्तकबरी गाय, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो इसको पूर्व में रखा जाएगा। सप्तमी विशेषणे बाहुव्रीहि से विशेषणवाची चित्र का पूर्व प्रयोग हुआ। ये तो नियम आप आराम से समझ गए होंगे, यहां पर भी मैंने समझाया था, और आगे अभी एक बार और पढ़ेंगे अंत में, तब और समझ जाएंगे। तो वो चित्र गो ऐसा बन गया, ठीक है। अब आगे सामान्य बहुब्री समास में सारे पद उपसर्जन होते हैं, अतः चित्र गो उपसर्जन, गो शब्दांत प्रातिपदिक है, इसकी भी उपसर्जन संज्ञा, इसकी भी उपसर्जन संज्ञा तो रहती है, उपसर्जन संज्ञा रहती है। उपसर्जन संज्ञा का माना नहीं है, उपसर्जन संज्ञा का पूर्व वाला कार्य नहीं होता है। तो अब इसकी उपसर्जन संज्ञा है, तो उपसर्जन संज्ञा का इसका काम क्या है, इसको गोस्त्रीय और उपसर्जनस्य, ये जो सूत्र था गोस्त्रीय और उपसर्जनस्य, उपसर्जन गो शब्द का क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व ओ का ह्रस्व होता ही नहीं है, वो तो दीर्घ होता है,
तो कहते हैं एच ग्रस्वादेश। एच के स्थान पर कोई ह्रस्व कहा गया हो तो क्या होता है, इक हो जाता है। तो इक हो जाता है तो इसका इक क्या होगा, ऊ के ऊ मिलेगा, ऊ स्थानीय अंतरत्मा लग के तो चित्रगु और स्वादि उत्पत्ति करके चित्रगुह बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से शबला गावो यस्या, शबल गोहु चितकवरी गाय है जिसकी वह, सरला बाली है शबल जस गौ गो जश और पूर्वत सारा सूत्र है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका। एक उदाहरण और है इसमें विशेष, वीराः पुरुषा यस्मिन् ग्रामे स वीर पुरुषको ग्रामः। वीर पुरुष रहते हैं जिस गांव में, उस गांव को बोलते हैं वीर पुरुष कहा। ठीक है, चलिएगा इसको आ जाइएगा। इसका विग्रह ऐसा करेंगे आप, अलग वीर जस पुरुष जश, अनेक मन्य पदार्थ है, ये समास हो गया, लुक हो गया, वीर पुरुष बन गया। अब यहां पर क्या है, एक प्रत्यय आएगा। क्या आएगा बोलो, एक प्रत्यय आएगा। तो अब इसमें यहां पर वीर पुरुष बन गया, तो वीर पुरुष बनने के बाद में यहां पर कप प्रत्यय आता है। एक समासांत कप प्रत्यय आता है। सूत्र आपको मैं बता देता हूं, ये सूत्र है 5वें अभ्यास का और 5वें अध्याय के 4थे पाद का 154वां सूत्र है। विकल्प करता है, विकल्प से कप प्रत्यय करता है। कप प्रत्यय वाला रूप यहां दिखाया है। ये क्या कहता है, यस्मात् बहुव्रीहेः समासान्तो न विहितः स शेषः तस्मात् शेषात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति। इससे पहले इसके ऊपर के सूत्रों में कुछ बहुव्रीहि समस्त पदों से कुछ प्रत्यय कहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जिनसे हमने अभी तक कप प्रत्यय नहीं कहा बहुव्रीहि समास से, समासांत। ठीक है, समासांता का यह अधिकार है 5वें अध्याय के 4थे पाद में, तो वो समासांत प्रत्यय नहीं कहा है। तो ऐसे बाकी के बचा हुआ जो बहुव्रीहि समास है उसमें क्या है, समासांत विकल्प करके कप प्रत्यय होता है, विकल्प करके होता है। ठीक है, विकल्प माने एक बार आप कर सकते हैं, एक बार नहीं कर सकते। यहां पर वीर पुरुष कहा तो ये कप प्रत्यय करके दिया है। ठीक है, दूसरा जब कप नहीं करेंगे तो वीर पुरुष, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। कप प्रत्यय कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, अर्थ वह एक ही रहता है। ठीक है, तो इससे क्या है, कप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये कप प्रत्यय हो गया। कप प्रत्यय का पकीत संज्ञा हो जाती है हलंकन तस्लोपा दृश्यम लोपा, ककीत संज्ञा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये तद्धित है, ध्यान रखेंगे। काकी संज्ञा नहीं होती क्योंकि लशक्व तद्धिति, लशक्व माने कवर के अक्षरों की संज्ञा कही, पर तद्धित प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, ये तद्धित है, इसलिए लशक्व तद्धित यहां पर नहीं लगता है। तो का बचता है, तो का तो अब ये जिसमें जुड़ जाता है तो वीर पुरुषक और स्वादि उत्पत्ति करके ऋतु विसर्ग होकर के वीर पुरुष का बन जाता है। ठीक है, अब जब कप प्रत्यय नहीं होगा तो दूसरा इसका रूप क्या बनेगा, वीर पुरुषः। इसका और इसका दोनों का अर्थ समान है। ठीक है, वीर पुरुष का ग्राम, वीर पुरुष ग्राम। वीर पुरुष रहते हैं जिस गांव में, उसको दो शब्दों से कहा जाता है। बस इतना विशेष है, बाकी समास हो गया, सामान्य मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा, ये हो गया, बस इतने इसके उदाहरण थे आपके।
अब इसमें थोड़ा सा विशेष आपको मुझे देना है। इसमें जो ये सूत्र था आपका, ये इस पर कुछ आपको वार्तिक पढ़ने होंगे। ये प्रथमा वृत्ति में नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी हम जहां तक सोचते हैं कि आपको इस सूत्र पर दिए गए सभी वार्तिक तो नहीं पढ़ाएंगे, परंतु जो विशेष बहुत उपयोगी वार्तिक हैं, चार पांच हैं, उन वार्तिकों को मैं पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, वो समास करने वाले ही वार्तिक हैं। ठीक है, चलिएगा वार्तिकों को देख लीजिएगा, आप लिख भी सकते हैं वार्तिकों को। ये है काशिका। क्या है ये? काशिका। काशिका में देखिएगा, ये काशिका का अर्थ था यहां पर। ठीक है, अब इसके आगे यहां पर वार्तिक दिए हैं, बहुत सारे वार्तिक हैं। सभी वार्तिक आपको नहीं पढ़ाने हमें, कुछ इसमें से जितने आपके लिए उपयोगी हैं अभी, बाकी के तो काशिका में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उतने पढ़ा देता हूं मैं। चलिएगा, पहला वार्तिक आपको मैं बताता हूं। पहला वार्तिक है आपके लिए ये वाला वार्तिक। इसको, ये वार्तिक है, ध्यान रखेंगे। क्या है ये वार्तिक? सप्तम्युपमान पूर्व पदस्योत्तर पदलोपश्च वक्तव्य। ठीक है, ये इसी सूत्र पर है। ये आचार्य कात्यायन कहते हैं कि ऐसा है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने अनेक अन्य पदार्थ कह दिया है, तो महर्षि पाणिनि जी थोड़े से बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, तो उसको आचार्य लोगों को समझाना पड़ता है। तो अब छात्र आसानी से कैसे समझें, तो आचार्य कात्यायन ने कुछ वार्तिक बना दिए सरलता से समझाने के लिए। तो कहते हैं कि सप्तमी और उपमान, माने सप्तमी विभक्ति वाला या उपमानवाची। उपमानवाची आपको पता है, उपमान उपमेय। ठीक है, उपमानवाची शब्द पूर्व पद में है जिसके, माने जिस शब्द से पहले सप्तम्यंत कोई पद है, बहुब्रीहि समास करने करते समय विग्रह में, अथवा कोई उपमानवाची शब्द है, तो क्या है उसका, उस ऐसे उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। क्या? उत्तर पद का लोप कहना चाहिए और समास हो जाना चाहिए। अब यहां पर तीन पद चाहिए आपको। तीन पद, तीन पद में क्या होगा, एक शब्द बाद में होगा, उससे पहले दो शब्द होंगे, उसमें जो बीच वाला शब्द होगा उसको बोलते हैं उत्तर पद, और कहीं उसको मध्य पद भी बोलते हैं। उत्तर पद बोलते हैं, कहीं मध्य पद बोलते हैं। तो क्या है, जैसे ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, देखिएगा कि कंठे काला। ठीक है, कंठे काला ये तो समस्त पद है। कंठे काला का अर्थ है कंठ में है काल, माने मृत्यु जिसकी, नजदीक आ गई, अब मृत्यु निकलने वाले प्राण हैं। तो कहते हैं कंठे काला। पर कंठे काला का जब हम विग्रह करते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं, तो क्या करते हैं, कंठे स्थितः कालोस्य, ऐसा करते हैं। माने कंठ में स्थित है काल, माने मृत्यु जिसकी, मरने वाला है। तो अब यहां पर क्या है, समास विग्रह में हमें तीन पद दिख रहे हैं, कंठे स्थितः काला। जब समास करेंगे तो इसमें से एक पद को हटाना है, इसको हटाना है, इसको। तो क्या कहा, सप्तम्यंत पूर्व पद है जिसके, किसके, इसके हो गया।
स्थिता के पूर्व में सप्तमी अंत पद है। तो और ये क्या है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो अब इसका क्या कह रहे हैं, उत्तर पद वाला का लोप हो जाता है। उत्तर पद का लोप कहना चाहिए, वक्तव्य हमने कहना चाहिए, और समास हो जाता है उसका, अनेक मन्य पदार्थी से समास हो जाता है। तो क्या बन जाता है, उत्तर पद स्थित का लोप हुआ। ठीक है, और यहाँ सप्तमी का अलुक हो जाता है। अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में 6वें अध्याय के 3रे पाद का है, सिद्धि उतनी नहीं करनी। तो यह सप्तमी व्यक्तंत का अलुक अलुक हो जाता है, तो कंठे काला बन जाता है। तो इस प्रकार के समास समस्त पदों में हमें इसकी आवश्यकता होती है। अर्थ में तो स्थित रहता है, परंतु समस्त पद के अंदर वो हट जाता है। ऐसे ही देखिएगा, दूसरा देखिएगा और उदाहरण इसका, उरसी लोमा। उरसी लोमा है, छाती में है लोम जिसके, छाती पर बाल हैं जिसके। तो उरसी स्थितानि लोमानि यस्य, इसका ये विग्रह होता है, माने छाती में, छाती पर स्थित हैं बाल जिसके, वो व्यक्ति क्या कहा जाता, उरसी लोमा। तो आप जब विग्रह करेंगे तो इसमें क्या है, स्थितानि, ये उत्तर पद है, सप्तम्यंत, सप्तम्यंत का सप्तम्यंत है उत्तर पद में। उत्तर पद के ऐसा उत्तर पद जिसके पूर्व में सप्तम्यंत पद है, तो क्या हो जाता है, उत्तर पद का लोप हो जाता है। इसका लोप हो गया और इसका समास हो गया। ठीक है, इसका लोप हो गया और पूर्व तालुक हो जाएगा, अबूर्ध मस्तका स्वांगादका में से लोप हो जाएगा, अलुक हो जाएगा, अलुक। तो उरसी लोमा बन जाता है, उरसी लोमा सु उरसी लोमा। ये उरसी लोमन शब्द है और फिर स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ आदि होकर के नकार का लोप आदि होकर के राजन के समान बन जाता, उरसी लोमा। तो ये बन गया। ठीक है, इतना ही सिद्धि आपको उतना ही समझना है। ये तो सप्तमी के हो गए। अब क्या कहा, उपमावाची, माने उत्तर पद के पूर्व में है उपमानवाची शब्द, ऐसे उत्तर पद का लोप हो जाता है और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिएगा, उष्ट्रमुखा, ये क्या है, उष्ट्रमुखा। उष्ट्रमुखा का अर्थ होता है ऊंट के मुख के समान मुख है जिसका, बड़े मुंह वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई पशु। तो यहां ऊंट के मुख से दूसरे व्यक्ति के मुख को उपमा दी जा रही है, सदृशता दिखाई जा रही है। जिस प्रकार का ऊंट का मुख होता है लंबा, वैसा ही मुख है जिसका, माने ऊंट के मुख से उसके मुख को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए, उष्ट्रस्य मुखम इवा मुखम यस्य, ऊंट के मुख के समान, एवं माने समान मुख है जिसका। अब ये उत्तर पद हो गया, उत्तर पद ये क्या है, ये उपमानवाची हो गया। ध्यान देंगे क्या है, ये वाला उपमानवाची शब्द है। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर ये था सप्तमी और उपमान पूर्व, माना उपमानवाची जिसका पूर्व पद है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम देखेंगे इसका, ये उपमानवाची है, उपमानवाची है। तो कहते हैं कि ये जो शब्द है ये उत्तर पद है यहां पर। ध्यान देंगे, ये क्या है, ये उत्तर पद है यहां पर। तो उष्ट्रस्य मुखम एवं मुखम यस्य, ऊंट के मुख के समान मुख है जिसका। तो इस उत्तर पद का क्या है, इस उत्तर पद का इसका लोप होना चाहिए। जो यही उत्तर पद बनेगा, क्योंकि
उपमानवाची तो ये है, माने ऊंट के मुख, मुख से उपमा दी जा रही है, तो इसका यहां पर ये उत्तर पद का लोप हो जाएगा। उत्तर पद ये भी है, यहां पर यदि इन दोनों में देखेंगे तो ये उत्तर पद है, और यहां हम उत्तर पद देखेंगे तो ये है। तो यहां पर क्या है, मुख शब्द है उत्तर पद, इसके पूर्व में उपमानवाची ये मुख शब्द है, उपमानवाची ये मुख शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, उत्तर पद का लोप होता है। यही वार्तिक में कहा है, उत्तर पद मुख का लोप हो गया। तो ये इब अपने आप हट जाता है समास में, इब का प्रयोग जब समास करते तो उसमें नहीं रहता, अपने आप हट जाता है। तो उष्ट मुख बन जाता है, और पुल्लिंग को कह रहा है इसलिए अब ये नपुंसकलिंग नहीं रहेगा, ये ऐसी ये पुल्लिंग है, तो अब उष्ट मुख और स्वादि उत्पत्ति होकर के रुत विसर्गादि होकर के उष्ट मुखा बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही खर मुखा, खर 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 अर्थ होता है गधा, तो खरस्य मुखम इव मुखम यस्य सः खार मुखा। मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल एक एक करके। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा आगे। इसको थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, ये यहाँ मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा था, उसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जो मैंने अभी आपको ये बताया था, उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, ठीक है, यहां वास्तव में ये जो ऐसा विग्रह नहीं होना चाहिए। क्या है, ऐसा विग्रह वास्तव में नहीं हो, हमें करना चाहिए, इसका विग्रह करना चाहिए हमें कि ऐसा करना चाहिए, उष्ट्र मुखम इव मुखम ये यस्य, ठीक है, उष्ट्र मुखम इव मुखम यस्य। अब क्या है, सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य लोपश्च वक्तव्य, जो वार्तिक है, तो इसमें क्या है, उपमानवाची शब्द है पूर्व पद में, ध्यान देंगे, माने पूर्व पद में क्या है, उपमानवाची शब्द है, उस पूर्व पद के उत्तर पद का लोप कहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में। तो क्या है, ये यहां पर क्या है, ये क्या है, पूर्व पद है ये, और ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, अब इसमें ये पूर्व पद है आपका, ये पूर्व पद में, अब इसमें जो उत्तर पद है, यहां पे दो पद है, उष्ट्र और मुख, ठीक है, तो इस वाले मुख का लोप होगा। यही मैं विचार कर रहा था, पर वहां एकदम क्लियर नहीं हो रहा था। तो क्या है, यहां हमें उष्ट्रस्य मुखम अलग करके ना एक जैसा करना चाहिए, तो उष्ट्र मुखम माने ये जो वार्तिक में कहा, ये कि सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य, माने सप्तमी है और उपमानवाची शब्द ऐसे जो पूर्व पद है, माने समास में दो पद हमको दिख रहे हैं, तो ऐसे पूर्व पद का, फिर पूर्व पद में जो उत्तर पद है, उस उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहां पर कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस वाले मुख शब्द का लोप होगा, ये ध्यान रखेंगे, पहले जो बताया उसको थोड़ा सा विराम दीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले मुख का लोप होगा, ये वाला मुख रह जाएगा। इसी प्रकार से खर मुखा में होगा। आगे वार्तिक है आपका, आगे प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तर पदस्य लोपश्च वा बहुव्रीहिर वक्तव्य। ठीक है, ये कहते हैं कि जो प्रादि हैं, परा आदि, उनसे उत्तर
धातुज, धातुज का अर्थ होता है धातुओं से बने हुए शब्द। धातुओं से बने हुए जो शब्द होते हैं वो कृदंत होते हैं, ध्यान रखेंगे। कैसे होते हैं? कृदंत, क्योंकि धातुओं से कृत प्रत्यय ही होते हैं। तो कृदंत तो क्या है? उनका कहते हैं उनका बहुब्रीहि समास होता है और विकल्प से लोप कहना चाहिए। किसका? धातुजस्य उत्तर पदस्य, धातु से निर्मित प्रादियों से उत्तर धातुओं से बने हुए जो शब्द हैं वो उत्तर पद में आएंगे तो उनका विकल्प करके लोप कहना चाहिए और बहुब्रीहि समास कहना चाहिए। बहुब्रीहि समास भी विकल्प से होता है, ठीक है। तो ये कहा। अब देखिए यहां पर कैसे प्रादि है? प्रपर्ण, प्रपतितम पर्णमस्य, ठीक है। यहां देखिए प्रपतितम, प्रपर्ण बनाया हमने। प्रपर्ण का अर्थ है प्रपतितम पर्णम यस्य, माने जिसके अच्छी प्रकार से पत्ते पूरे गिर गए हैं, ऐसा वृक्ष, ठीक है। तो क्या है? अब यहां पर ये जो शब्द है प्रादि हो गए, इससे उत्तर पतित शब्द है। पतित ये क्या है? धातुज है, कृदंत है, कत प्रत्यांत है। तो कहा कि इसका इस पर्ण साप के साथ में समास हो जाएगा और उत्तर पद का लोप विकल्प से होता है, अर्थ तो वही रहेगा। तो जब इसका लोप हो गया तो प्रपर्ण बन जाता है, और जब लोप नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो क्या बनेगा? दूसरा क्या बनेगा? प्रापतित पर्ण, ये ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रापतित पर्ण, दूसरा ये बन जाएगा। इसका और इसका अर्थ समान हो, विकल्प से उत्तर पद का लोप हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको समझना है, चलिएगा। तो और भी इसी प्रकार से आपको समझ लेने, बहुत सारे इसके ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है प्रपलाशः, तो प्रपतिताः, इसका भी विग्रह आप देखिएगा। प्रपतितम पलाशम अस्य, प्रपतित पलाशः, ये दूसरा बन गया, और एक पक्ष में बनेगा आपका प्रपलाशः जब लोप हो जाएगा तब, ठीक है। ये वार्तिक थोड़े से कठिन होते हैं, प्रथमावृत्ति की अवस्था में समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आपको जितना समझ में आ जाए उतना पर्याप्त है, ठीक है। ये काशिका में ठीक प्रकार से समझ में आते हैं। अब आगे एक आपके लिए वार्तिक है, ये अंतिम वार्तिक है। नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहिर्वाचोत्तर पदलोपश्च वक्तव्यः, ठीक है। ये कहते हैं कि नई है, जो नई है, एक तो नई का तत्पुरुष समास कहा था, नई से बहुव्रीहि समास भी होता है। कहते हैं अस्त्यर्थक और विद्यमानार्थक शब्द, अस्ति, अस्ति माने अस्ति शब्द, अस्ति भवति, ये सब अस्त्यर्थक है, अस्ति के अर्थ वाले शब्द, और विद्यमान अर्थ वाले, वही विद्यमान अर्थ वाले समान ही दोनों शब्द जो नई अव्यय से परे हो, माने जो नई अव्यय, तो नई है उससे उत्तर हो, तो क्या है? तो तदंत प्रथमांत का अन्य प्रथमांत के साथ समास विकल्प से होता है, और पूर्व पद में स्थित उत्तर पद का लोप विकल्प से होता है। उदाहरण में आपको समझ में आएगा, और वह बहुव्रीहि संज्ञक होता है। जैसे अविद्यमानः पुत्रो यस्य सः अपुत्रः, ऐसा बन जाता है अपुत्रः। अब देखिए अविद्यमान पुत्र यस्य, माने जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है, जिसका है नहीं पुत्र, या तो वो जन्म ही नहीं लिया, या हुआ तो मर गया, किसी कारण कुछ हो गया या खो गया, तो उसको पिता को बोलते हैं अपुत्र। अब यहां पर हम विग्रह किया तो हमने क्या किया? अविद्यमान पुत्र यस्य। अब ये जो आ है ये तो नहीं का है, और विद्यमान पद क्या है? विद्यमानार्थक है, ठीक है। तो अब यहां पर विद्यमान, ये उत्तर पद का लोप हो जाएगा। क्या है? उत्तर पद का लोप हो जाएगा विकल्प से। तो जब होगा तो अपुत्र बन गया,
और जब नहीं होगा तो अविद्यमान पुत्र, ऐसा भी रहेगा, दोनों का अर्थ समान रहेगा। ठीक है, ऐसे और भी देख लीजिएगा। अभार्य, अविद्यमान भार्या यस्य सा अभार्य, माने जिसकी पत्नी नहीं है, अथवा जिसकी पत्नी चली गई छोड़ करके, तो मर गई है, अथवा विवाह नहीं हुआ, कुछ भी कारण है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता अभार्य। तो यहां पर भी क्या है, विद्यमान, तो इसका एक बार लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा, जब नहीं होगा तो अविद्यमान भार्य, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ये बहुब्री, ये नई समास है, जब आप कहीं साहित्य पढ़ेंगे तब आपको इसकी सहायता पड़ेगी। तो अब बहुब्री समास में भी नई का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा मित्रों, ये वार्तिक आपको जितना भी समझ में आ गया उतना पर्याप्त है। ठीक है, ये वार्तिक वस्तुतः काशिका में दिए हैं, इसलिए प्रथमावृत्ति में है ही नहीं, परंतु मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ जाए, अभी संस्कार बन जाए, तो आप काशिका में इनको ठीक प्रकार से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अब ये आपका समास कंप्लीट हो गया है। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे ये संख्या व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्ये। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।